हेलो स्टूडेंट्स, पैरावेट की डिजिटल क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम मेडिसिन में बीमारी पढ़ेंगे, जीवाणु जनित बीमारी, और बीमारी का नाम है एचएस यानी हीमोरेजिक सेप्टिसीमिया। इसे गलघोटू भी कहते हैं, इसे आसड़िया भी कहते हैं, क्योंकि ये बरसात के दिनों में या आषाढ़ में ये बीमारी होती है। आसड़िया कहते हैं, इसको घुरका कहते हैं, क्योंकि पशु के गले में सूजन आ जाती है और गर गर की आवाज आती है। इस बीमारी को गरगति भी कहते हैं। इस बीमारी को नाविक बुखार यानी शिपिंग फीवर भी कहते हैं। इस बीमारी को ट्रांसपोर्ट फीवर भी कहते हैं। शिपिंग फीवर क्यों कहते हैं? शिपिंग फीवर इसलिए कहते हैं कि जब दूर दूर तक पशु को ट्रांसपोर्ट किया जाता है या पशु को ट्रकों में और अन्य व्हीकल्स में, जैसे विदेशों से जो गायें लाई गई अपने देश में, जैसे एचएफ जर्सी, ये जो जानवर को 3 से 4 दिन या 5 दिन 10 दिन तक ट्रेवलिंग करनी पड़ती है। लंबी दूरी तक लगातार ट्रेवलिंग से पशु के शरीर में कमजोरी आ जाती है, अथवा हम यूं कहें कि इम्यूनिटी या रोग प्रतिरोधक क्षमता कमजोर पड़ जाती है। रोग प्रतिरोधक क्षमता कमजोर होने से यह जीवाणु पनपता है। अब पनपता इसलिए है क्योंकि यह ऊपरी श्वसन तंत्र का नेचुरल हैबिटेंट बैक्टीरिया है, यानी प्राकृतिक रूप से ऊपरी श्वसन तंत्र में, पशु के ऊपरी अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में प्राकृतिक रूप से बैक्टीरिया पाया जाता है। और जब कुछ कारक जैसे अत्यधिक नमी, अत्यधिक तापमान, इस प्रकार के जब कारक उपस्थित हों या पशु की रोग प्रतिरोधक क्षमता कमजोर पड़ जाए तो यह बीमारी उत्पन्न हो जाती है। तो पढ़ते हैं एचएस या हीमोरेजिक सेप्टिसीमिया। एचएस या हीमोरेजिक सेप्टिसीमिया, एचएस। हीमोरेजिक सेप्टिसीमिया, इसे गलघोटू भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? गलघोटू भी कहते हैं। हीमोरेजिक सेप्टिसीमिया, सेप्टिसीमिया का मतलब होता है रक्त में पैथोजेनिक जो बैक्टीरिया होते हैं उनकी संख्या या जीवाणु की संख्या का अत्यधिक बढ़ जाना, साथ में टॉक्सिन्स का बढ़ जाना, उसे कहते हैं सेप्टिसीमिया। तो इस बीमारी के हम सबसे पहले उपनाम लिख लेते हैं। उपनाम यानी अन्य नाम। क्या क्या उपनाम है इस बीमारी को? एचएस को, हीमोरेजिक सेप्टिसीमिया को गलघोटू भी कहते हैं। क्या कहते हैं? गलघोटू, गलघोटू भी कहते हैं। इस बीमारी को गुर्रका भी कहते हैं, गुर्रका। इस बीमारी को आसड़िया भी कहते हैं, आसड़िया, क्योंकि ये बीमारी आषाढ़ में या फिर बरसात के दिनों में ये फैलती है। आसड़िया भी कहते हैं इस बीमारी को। इस बीमारी को पास्चुरेलोसिस भी कहते हैं, पास्चुरेलोसिस, क्योंकि ये पास्चुरेला बैक्टीरिया के द्वारा, पास्चुरेला मल्टोसिडा नाम के बैक्टीरिया से ये बीमारी होती है। इसे बारबोन डिजीज भी कहते हैं, बारबोन डिजीज, बारबोन डिजीज, इसे बारबोन डिजीज भी कहते हैं। क्या क्या कहा? गलघोंटू है, गुर्रका है, आसड़िया है, पास्चुरेलोसिस है, इसके अलावा बारबोन डिजीज भी कहते हैं। इस बीमारी को स्टॉकी यार्ड डिजीज भी कहते हैं, स्टॉकी यार्ड डिजीज, यानी पशुशाला की बीमारी। स्टॉकी यार्ड का मतलब पशुशाला की बीमारी भी कहते हैं इसे। पशुशाला की बीमारी इसलिए कहते हैं क्योंकि जब बहुत सारे पशुओं को कम क्षेत्रफल में, कम एरिया के अंदर सघन रूप से रखा जाता है तो अत्यधिक नमी उत्पन्न होने के कारण, अत्यधिक तापमान उत्पन्न होने के कारण ये बीमारी
हो जाती है, इसलिए इसे स्टॉकी यार्ड डिजीज भी कहते हैं। इसे सिपिंग फीवर भी कहते हैं, सिपिंग फीवर। और सिपिंग फीवर क्यों कहते हैं? क्योंकि ये यानी सिपिंग फीवर का मतलब हो गया नाविक बुखार। नाविक बुखार इसलिए कहते हैं क्योंकि लंबी दूरी तक शिप के अंदर जब पशु को लाया जाता है या ले जाया जाता है तो पशु की रोग प्रतिरोधक क्षमता कमजोर पड़ने के कारण, बॉडी में ग्लूकोज कम होने के कारण शरीर में इस जीवाणु का क्या हो जाता है, इन्फेक्शन या संक्रमण हो जाता है, यानी एचएस हो जाता है। इस बीमारी को एक नाम और है, इसे ट्रांसपोर्ट फीवर भी कहते हैं, ट्रांसपोर्ट या ट्रेवलिंग फीवर, ट्रांसपोर्ट फीवर। इसको ट्रांसपोर्ट फीवर क्यों कहते हैं? क्योंकि यह लंबी दूरी तक इसको जानवरों को परिवहित करने में या जानवरों का परिवहन करने के दौरान ये बीमारी उत्पन्न होती है, इसलिए इसको ट्रांसपोर्ट फीवर भी कहते हैं। तो इस एचएस के अन्य नाम क्या क्या हुए? गलघोटू, घुर्रका, आसडिया, पास्चुरेलोसिस, बारबोन डिजीज, स्टोकिया डिजीज, सिपिंग फीवर, ट्रांसपोर्ट फीवर और एक गरगति भी कहते हैं, गरगति। तो ये हो गए इसके नाम या इसके सिनोनिम। अन्य नाम हो गए इस एचएस बीमारी के या गलघोंटू बीमारी के। आइए अब पढ़ते हैं इसका होस्ट क्या है। तो मुख्यतः ये बीमारी भैंस में होती है, अन्य जानवरों में भी ये बीमारी होती है, लेकिन जो सबसे ज्यादा प्रभावित किसको करती है? भैंस को। तो इसका होस्ट पढ़ते हैं हम। होस्ट क्या है? होस्ट का मतलब जिस पशु में ये बीमारी होती है, होस्ट। तो होस्ट में ये सभी पशुओं में होती है, सभी पशुओं का रोग है, जैसे गाय है, भैंस है, भेड़ है, बकरी है, सभी पशुओं में होती है, लगभग सभी पशुओं में ये रोग हो सकता है। लेकिन मुख्यतया ये बीमारी किसमें होती है? मुख्यतया ये बीमारी किसमें होती है? भैंस में होती है, भैंस में, बफेलो में। बफेलो इज मोस्ट ससेप्टिबल टू दिस डिजीज, यानी हिमोरेजिक सेप्टिसीमिया मुख्यतया भैंस में होती है। अब हम आगे बात कर लेते हैं इसकी इटियोलॉजी की, यानी रोग कारक कौन सा होता है इसका। तो इसका जो इटियोलॉजी या रोग कारक है वो एक बैक्टीरिया होता है, एक जीवाणु होता है जो ग्राम नेगेटिव जीवाणु होता है, जिसको हम कहते हैं इटियोलॉजी, और वो होता है पास्चुरेला मल्टोसिडा टाइफस्ट। तो इस बीमारी का जो कॉजेटिव एजेंट होता है, जो कारण होता है या फिर जो कारक होता है या फिर इटियोलॉजी होती है, वो क्या है? पास्चुरेला मल्टोसिडा टाइफस्ट। इसीलिए इस बीमारी को पास्चुरेलोसिस भी कहते हैं, क्योंकि पास्चुरेला बैक्टीरिया के द्वारा होती है। अब क्योंकि एला लगा हुआ है, हमने बैक्टीरिया का वर्गीकरण किया था, वहां बताया था कि एला यानी ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। तो ये बैक्टीरिया कैसा है? यह जीवाणु ग्राम नेगेटिव होता है, और इस जीवाणु का नाम अगर ये नहीं दे तो पास्चुरेला बोविसेप्टिका भी हो सकता है, पास्चुरेला बोविसेप्टिका पास्चुरेला बोविसेप्टिका भी जो है बैक्टीरिया हो सकता है। किस प्रकार का जीवाणु है? यह जीवाणु ग्राम नेगेटिव, स्टेन के आधार पर कैसा है? ग्राम नेगेटिव होता है। तो कैसा बैक्टीरिया है? ग्राम नेगेटिव जीवाणु है, ग्राम नेगेटिव जीवाणु। ग्राम नेगेटिव जीवाणु है कौन सा? पास्चुरेला मल्टोसिडा या पास्चुरेला बोविसेप्टिका। यह जीवाणु अत्यधिक उच्च तापमान यानी हाई टेम्परेचर पर, उच्च नमी पर यह पनपता है,
और ऊपरी श्वसन तंत्र में ये सामान्य रूप से रहता है, यानी ऊपरी श्वसन तंत्र अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का यह सामान्य रूप से आवासित जीवाणु है। तो इस बैक्टीरिया के बारे में और लिख लेते हैं दो बातें। यह जीवाणु ऊपरी श्वसन तंत्र का नेचुरल हैबिटेंट है। यह जीवाणु ऊपरी श्वसन तंत्र अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, ऊपरी श्वसन तंत्र का प्राकृतिक रूप से आवासित किस प्रकार का जीवाणु है? प्राकृतिक रूप से आवासित, और इसे कहते हैं इंग्लिश में नेचुरल हैबिटेंट। नेचुरल हैबिटेंट, प्राकृतिक रूप से आवासित जीवाणु है। यानी हम ये कह सकते हैं कि ऊपरी श्वसन तंत्र में ये सामान्य रूप से पाया जाने वाला जीवाणु है, और जब इसको प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर्स मिलते हैं, यानी कि जब इसको अनुकूल परिस्थितियां मिलती हैं, तो ये जीवाणु तेजी से पनपता है। और अनुकूल परिस्थितियां क्या है? उच्च वातावरणीय तापमान, उच्च वातावरणीय तापमान, यानी जो एनवायरमेंटल टेम्परेचर जब ज्यादा होगा, वह उच्च नमी, हाई ह्यूमिडिटी, उच्च नमी पर यह जीवाणु तीव्रता से वृद्धि करता है। यह जल्दी फटाफट वृद्धि करता है, तीव्रता से वृद्धि करता है। तो ये जो परिस्थितियां उत्पन्न होती है सामान्यतया हमारे क्षेत्र में, यानी राजस्थान में, ये परिस्थितियां उत्पन्न होती हैं जुलाई अगस्त के या जून जुलाई के महीनों में। तो उच्च वातावरणीय तापमान और उच्च नमी पर यह जीवाणु वृद्धि करता है, यानी ये इसकी प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर है। इन वातावरणीय कारकों के कारण यह जीवाणु तेजी से वृद्धि करता है। अब जो अन्य जो वातावरणीय कारक है जो इस जीवाणु की या इस बीमारी को होने के लिए प्रेरित करते हैं, वो है लंबी दूरी तक पशु को ट्रेवल करवाना, लंबी दूरी की जो पशु की ट्रेवलिंग की जो थकान है, या फिर कम क्षेत्र में बहुत सारे जानवरों को रखना, या फिर उच्च वातावरणीय तापमान। ये सब क्या है? पशु को समय पर चारा नहीं देना, जब वो स्ट्रेस की कंडीशन में हो, तो ऐसी स्थिति में ये रोग पनपता है। यही है जीवाणु। तो हम लिखते हैं क्या? लंबी दूरी की यात्रा, लंबी दूरी की यात्रा में पशु की रोग प्रतिरोधक क्षमता, पशु की रोग प्रतिरोधक क्षमता, इम्यूनिटी, रोग प्रतिरोधक क्षमता कमजोर हो जाती है, कमजोर हो जाती है। जिससे यह रोग जल्दी उत्पन्न होता है, जल्दी उत्पन्न होता है। इसीलिए तो इसको क्या कहते हैं? ट्रांसपोर्ट फीवर या शिपिंग फीवर कहते हैं, क्योंकि लंबी दूरी की यात्रा में पशु की क्या है? रोग प्रतिरोधक क्षमता कमजोर हो जाती है, जिससे यह रोग जल्दी उत्पन्न होता है। कौन सा रोग? एचएस या गलघोंटू। अब हम इसमें लक्षण पढ़ते हैं कि क्या क्या लक्षण उत्पन्न होते हैं पशुओं में। तो सिम्टम्स क्या क्या आते हैं? सिम्टम्स या लक्षण, क्या क्या लक्षण हमें पशु के शरीर में दिखाई देंगे? तो सबसे पहला लक्षण है तापमान या फीवर, बुखार। तो पहला है तेज बुखार, तेज बुखार। और बुखार होता है लगभग 105 डिग्री से लेकर के 107 डिग्री फ़ारेनहाइट टेम्परेचर हो जाता है पशु का। अब इतना टेम्परेचर हो जाता है तो पशु के शरीर में कंपकपी होती है, शरीर में कंपकपी यानी शिवरिंग होती है, कंपकपी यानी शिवरिंग होती है। तेज टेम्परेचर के कारण, ज्यादा टेम्परेचर के कारण शरीर में क्या होती है? कंपकपी होती है। सांस लेने में तकलीफ आती है और घबराहट होती है। सांस लेने में
लेने में तकलीफ, सांस लेने में तकलीफ होती है, क्योंकि ये जो बैक्टीरिया है फटाफट ऑक्सीजन को काम में ले जाता है, तो पशु का क्या है, दम घुटता है, इससे सांस लेने में तकलीफ होती है। अगला जो लक्षण इसमें दिखाई देगा पशु के, तो पशु के घरघराहट की आवाज, गले में सूजन, गले में सूजन, और गले में जो सूजन आती है वो सूजन ब्रिस्किट एडिमा या दोनों अगले पैरों के बीच में जो सूजन आती है इसको कहते हैं ब्रिस्किट एडिमा। गले में सूजन, ब्रिस्किट एडिमा। नीचे तक सूजन आ जाती है तो उसको कहते हैं ब्रिस्किट एडिमा। ब्रिस्किट क्षेत्र होता है दोनों अग्रपादों के बीच का जो क्षेत्र होता है उसको हीक या ब्रिस्किट या थुई कहते हैं। तो इस क्षेत्र में जो है सूजन आ जाती है, और सूजन को दबाने पर क्या है, गड्ढा नहीं बनता। तो इसकी जो सूजन है वो इस प्रकार की होती है कि दबाने पर वापस से वो नॉर्मल स्थिति में आ जाती है। अगला जो लक्षण है, गरगराहट की आवाज। कैसी, गले में सूजन, गरगराहट की आवाज। गरगराहट की आवाज कब आती है, जब पशु सांस लेता है तो गरगराहट की आवाज आती है। अगला लक्षण क्या है, मुंह से लार और म्यूकस, मुंह से लार व म्यूकस गिरना। म्यूकस मतलब श्लेष्मा। मुंह से लार और म्यूकस गिरना, और 12 से 24 घंटे में पशु क्या है, गिर जाता है। पशु एक तरफ लेट जाता है, एक तरफ लेट जाता है। एक तरफ लेट जाता है जिसको बोलते हैं हम लेटरल रिकम्बेंसी। लेटरल रिकम्बेंसी। रिकम्बेंसी, रिकम्बेंसी मतलब पशु गिर जाता है, निढाल हो जाता है और एक तरफ लेट जाता है। और लेट तक किधर है पशु, पशु हमेशा जो रूमिनेंट पशु है उस रूमन को ऊपर की तरफ रखते हैं, यानी कि राइट रिकम्बेंसी में दाईं तरफ लेटते, ताकि वो एयर वाली जगह है। चूंकि हम जानते हैं कि रूमन में पशु के खाद्य पदार्थ भरे रहते हैं, ऊपर से एयर और होती है, तो एयर के कारण आंतरिक अंगों पर दबाव नहीं पड़े, इसलिए हमेशा पशु ज्यादातर किधर लेटता है, राइट रिकम्बेंसी में लेटता है। दाईं तरफ इस तरह, दाईं तरफ नीचे रखता है, बाईं तरफ को ऊपर रखता है, क्योंकि बाईं तरफ रूमन होता है। और रूमन में मेथेन और कार्बन डाइऑक्साइड गैस फुल जो है प्रचुर मात्रा में उत्पन्न होती है। और इस रोग में जो मृत्यु होती है वो ऑक्सीजन की कमी के कारण। अगला जो पॉइंट है इसमें, O2 की कमी के कारण, O2 की कमी के कारण 12 से 24 घंटे में पशु की मृत्यु हो जाती है। 12 से 24 घंटे में पशु की मृत्यु हो जाती है। तो देखिए ये जो लक्षण है ये हालांकि एजीटीज एग्जाम में नहीं पूछे जाते हैं, फिर भी हमें बीमारी को समझने के लिए ये लक्षण पढ़ने जरूरी हैं। तो तेज बुखार आता है, शरीर में कपकपी होती है, सांस लेने में तकलीफ, गले में सूजन, या इसे ब्रिस्किट एडिमा कहते हैं। ब्रिस्किट एडिमा जो एडिमा को या सूजन को दबाने पर वहां गड्ढा नहीं बनता है, गड़गड़ाहट की आवाज आती है, क्योंकि गले में सूजन होती है। इसका नाम ही क्या है, घुरका या गरगती। मुंह से लार और म्यूकस आती है, और पशु एक तरफ लेट जाता है, जिसको बोलते हैं लेटरल रिकम्बेंसी। और जो ये जीवाणु है पास्चुरेला, ये बहुत सारी ऑक्सीजन को उपयोग में ले लेता है, जिससे पशु की क्या है, ऑक्सीजन की कमी से या हाइपोक्सिया की वजह से क्या है, मृत्यु हो जाती है। किसकी वजह से होती है, हाइपोक्सिया की वजह से। हाइपोक्सिया है इसमें काज ऑफ डेथ, हाइपोक्सिया के कारण पशु की मृत्यु हो जाती है। अब हम पढ़ते हैं कुछ चेंजेज जो पोस्टमार्टम में दिखाई देते हैं। तो पोस्टमार्टम में एक तो पेरिकार्डियल कैविटी में फ्लूइड भरा मिलता है, और फेफड़ों में जो है तरल पदार्थ भरा हुआ मिलता है। तो पोस्टमार्टम चेंजेस आपके लिए महत्वपूर्ण नहीं है। अब हम इसका ट्रीटमेंट पढ़ते हैं, और ट्रीटमेंट इंपॉर्टेंट है, चूंकि हम इस बीमारी का उपचार करने के लिए एंटीपायरेटिक्स देंगे, एंटी इन्फ्लेमेटरी देंगे, स्टेरॉइड्स देंगे,
क्योंकि एंटीपायरेटिक्स टेम्परेचर को डाउन करने के लिए, नॉर्मल करने के लिए, बुखार को कम करने के लिए, सूजन रोकने के लिए या फिर अन्य जो सपोर्टिव थेरेपी है वो सब देंगे। लेकिन इसमें पूछा एग्जाम में वो जाता है जो ड्रग ऑफ चॉइस होती है या चयनित दवा, किसी बीमारी की चयनित दवा ही जो है मुख्य पूछी जाने वाली दवा होती है। बाकी जो ट्रीटमेंट होते हैं वो सहायक उपचार है, उन्हें पूछा नहीं जाता एग्जाम में। महत्वपूर्ण बात यह है कि ट्रीटमेंट क्या है, तो ट्रीटमेंट में ड्रग ऑफ चॉइस के रूप में सल्फाडाइमिडिन यूज की जाती है, ड्रग ऑफ चॉइस, और इसकी ड्रग ऑफ चॉइस है सल्फाडाइमिडिन। और सल्फाडाइमिडिन की जो डोज है वो है 100 से लेकर के 150 मिलीग्राम प्रति किलोग्राम बॉडी वेट। तो ये सल्फाडाइमिडिन या सल्फा ड्रग्स हैं, ये इसकी क्या है, ड्रग ऑफ चॉइस है। बाकी तो ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स का भी उपयोग किया जाता है, ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स का भी उपयोग किया जाता है। इनका उपयोग भी किया जाता है सहायक उपचार के रूप में जो एंटीपायरेटिक्स, एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स, इनका भी इस्तेमाल किया जाता है। अब हम पढ़ते हैं इसमें टीका। तो टीका जो वैक्सीन लगाई जाती है, एचएस वैक्सीन, तो बचाव में हम पढ़ते हैं वैक्सीनेशन यानी टीकाकरण। तो इस बीमारी के लिए या तो एलम प्रेसिपिटेट वैक्सीन काम में लेते हैं या फिर ऑयल एडजुवेंट वैक्सीन काम में लेते हैं। तो जो टीकाकरण है प्रथम बार कब किया जाता है, प्रथम बार जब 6 माह की उम्र का बछड़ा होता है, 6 माह में किया जाता है, 6 माह की उम्र में किया जाता है, 6 माह की उम्र में, 6 माह की उम्र में किया जाता है। तो प्रथम बार जो है एचएस जो वैक्सीन लगाई जाती है वो कब लगाई जाती है, 6 माह की उम्र में। और इसका जो टीकाकरण है प्रति वर्ष किया जाता है, प्रति वर्ष इसका टीकाकरण किया जाता है। और कब किया जाता है, प्री मानसून किया जाता है, प्री मानसून। प्री मानसून का मतलब होता है मई जून, मानसून आने से पूर्व मई जून के महीने में इसका प्रति वर्ष टीकाकरण किया जाता है। और टीके से 1 साल की इम्यूनिटी जो है जानवरों को मिलती है, इसलिए हर साल इसको रिपीट करना पड़ता है। और जो इसकी डोज होती है वो है 5 ml सबकट जो है ये लगाया जाता है, 5 मिलीलीटर या 5 ml सबकट ये लगाई जाती है प्रथम बार 6 माह की उम्र में। उसके बाद प्रति वर्ष बरसात से पहले यानी मई जून के महीने में टीकाकरण किया जाता है। और जो वैक्सीन का नाम है वो है ऑयल एडजुवेंट वैक्सीन या फिर एलम प्रेसिपिटेट ऑयल एडजुवेंट वैक्सीन या फिर एलम प्रेसिपिटेट वैक्सीन। तो ये हो गया बचाव किसके द्वारा किया जाता है, टीकाकरण के द्वारा किया जाता है। अब हम पढ़ते हैं कि इसमें अगर मान लो हमें सामान्य बातें ध्यान में रखनी हो बचाव के लिए, अगर वैक्सीनेशन के अलावा हम बचाव के पॉइंट्स देखें तो एक तो पशुओं को खुली जगह, पशुओं को पर्याप्त खुली जगह उपलब्ध हो, पर्याप्त खुली जगह, यानी एक तो बचाव का ये एक तरीका हुआ। दूसरा, लंबी दूरी की यात्रा के दौरान पशु को समय पर क्या देना चाहिए, समय पर चारा पानी देना चाहिए, समय पर आराम व चारा पानी देना चाहिए, ताकि जो है पशु की इम्यूनिटी डाउन नहीं हो या रोग प्रतिरोधक क्षमता कम नहीं हो और पशु में ये रोग नहीं हो। तो हमने क्या पढ़ा, एचएस बीमारी पढ़ी, गलघोटू पढ़ी, इसको घुर्रका, आसड़िया, गलघोटू, पास्चुरेलोसिस, बारबोन डिजीज, ये सब नाम इसको दिए जाते हैं।
गले में सूजन आ जाती है और गर गर की आवाज आती है, पशु की मौत हो जाती है। मौत का कारण हाइपोक्सिया है। इस बीमारी की ड्रग ऑफ चॉइस सल्फाडाइमिडिन है। वैक्सीनेशन प्री मानसून किया जाता है। डोज 5 ml सबकट होती है। वैक्सीन एलम प्रेसिपिटेट या ऑयल एडजुवेंट वैक्सीन लगाई जाती है। ये पशु लंबी दूरी से ट्रांसपोर्ट या फिर इसके लिए प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर होते हैं, यानी वातावरणीय कारक होते हैं। उच्च नमी और उच्च तापमान के कारण ये जो बैक्टीरिया होता है ये पनपता है, और यह जीवाणु सामान्य रूप से पशु के ऊपरी श्वसन तंत्र यानी गले में रहने वाला एक बैक्टीरिया है। ग्राम नेगेटिव जीवाणु है, पास्चुरेला है। और ये जो बैक्टीरिया होता है ये एक बाइपोलर बैक्टीरिया भी होता है। इसमें हम एक बात और ऐड कर दें कि यह जीवाणु कैसा होता है, बाइपोलर जीवाणु है। यह जीवाणु बाइपोलर जीवाणु है। यह बाइपोलर जीवाणु है। बाइपोलर जीवाणु है। बाइपोलर का मतलब इस प्रकार से इसके दो ध्रुव होते हैं। इस प्रकार का जो है ये बाइपोलर बैक्टीरिया है। और मुख्यतया ये भैंस को प्रभावित करता है। होता तो सभी जानवरों में है, लेकिन भैंस में ये ज्यादा होता है। तो हमने आज एक बैक्टीरियल डिजीज एचएस पढ़ी। धन्यवाद।